हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दीदी आपके लिए नया लेक्चर लेकर के आ गई हैं और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी में से आव्यूह का परिवर्त कहा जाता है और इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुणधर्म होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त डिनोटेड बाय ए डैश और ए के ऊपर टी लिख लिया जाता है। यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, या तो ए के ऊपर डैश लगाकर डिनोट करते हैं या फिर ए के ऊपर कैपिटल टी लिख करके। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के जो आपको पंक्ति दी होती हैं उनको स्तंभ बना देने से और स्तंभ को पंक्ति बना देने से मिलता है। यानी हमें क्या करना होता है, उसकी रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना होता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल से कि ये किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपका पहले से बोर्ड में लिख लिया है तो इधर मैं साइड में लिख लेती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लें, कैपिटल A इज इक्वल्स टू 2 √3 3 4। अब ये आपका गिवन मैट्रिक्स है। अब इसमें आपको क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपकी रो है उन्हें आपको कॉलम बना देना है और जो कॉलम है उन्हें रो बना देना है। तो रो आप जानते हैं कि पहली रो आपकी क्या है 2 √3, तो आपको इस रो को कॉलम में बदल देना है। ये हो गया 2 √3। दूसरी रो है आपकी 3 4, इसे आपको दूसरा कॉलम बना देना है 3 4। अब आप देख रहे हैं कि इनमें से आप एक चीज़ को भी बदलेंगे, चाहे आप रो को कॉलम बना दें चाहे कॉलम को रो बना दें, तो अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे कि आपने इस रो को पहला कॉलम बना दिया, इस रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तो अब आप देखेंगे कि खुद ही जो 2 √3 था वो कॉलम बन गया है। तो उसके साथ जो 2 3 हमारा कॉलम था, ये कॉलम था, ये अपने आप रो में बदल गया है। इसी तरह यहाँ पर 3 4 हमारा कॉलम बन गया है, ये रो थी पहले, अब ये कॉलम बन गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरा कॉलम क्या था, √3 और 4, तो वो √3 और 4 अब रो में बदल गया है। तो आपको क्या करना है, बस जो आपका ये है ऐसे क्षैतिज रेखा में, यानी कि आपका हॉरिजेंटल है, इसे आपको वर्टिकल कर देना है और नीचे वाले हॉरिजेंटल रो को भी ऐसे वर्टिकल कर देना है। ठीक है, क्षैतिज को आपको ऊर्ध्वाधर क्रम में व्यवस्थित कर देना है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं एक दो और मैट्रिक्स आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह ट्रांसपोज निकालना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यानी आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। आव्यूहों के परिवर्त निकालने पर वो किन गुणधर्मों का पालन करते हैं हम ये समझते हैं। पहला गुणधर्म होता है कि अगर हम किसी आव्यूह के परिवर्त को लें और उसका एक बार और परिवर्त निकालें तो हमें फिर से अपना आव्यूह मिल जाता है। यानी आपने एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज निकाला और उस ट्रांसपोज का एक बार फिर से ट्रांसपोज निकाल दिया, तो हमको अपना पहला वाला मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका आपने एक बार ट्रांसपोज निकाल कर पहले से रखा है। अब अगर इसका हम एक बार और ट्रांसपोज निकालें, यानी ए के ऊपर डबल डैश लग जाएगा। एक बार आपने निकाला और फिर एक बार और निकाला। अब आप चाहे ब्रैकेट में लिख के बाहर डैश लगाएं या एक साथ डबल डैश लगा दें, इसका मतलब यही होगा, जितने बार डैश लगा होगा उसका मतलब है आपने इतने बार इसका परिवर्त किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे। यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही लिख लेती हूँ, आप समझ लीजिएगा कि ये ए डबल डैश है क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी सी कम है। तो हम देखते हैं, अब हमें क्या करना है, फिर से अपनी इस रो को कॉलम बना देना है। तो पहली रो है 2 3 और इसको हम कॉलम बना देंगे 2 3, और दूसरी रो है √3 और 4 और इसको भी हम कॉलम बना देंगे √3 और 4। यानी ये ऐसे था और इसको खड़ा खड़ा लिख दिया। अब आप देखिए कि आपको फिर से आपका मैट्रिक्स ए मिल गया है 2 √3 3 4 2 √3 3 4। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज किया जाता है तो हमें अपना
जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है वो हमारा एक्चुअल मैट्रिक्स होता है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स को आप किसी अचर से गुणा करेंगे, ये अचर क्या होता है, कांस्टेंट, या इसी को हम स्केलर कहते हैं, अदिश कहते हैं। किसी मैट्रिक्स को आप किसी अचर से गुणा करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा कि उस अचर का कोई ट्रांसपोज नहीं होगा, क्योंकि अचर का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, के की जगह 1 2 3 4 √3 5 8 कुछ भी हो सकता है, तो उसका कोई ट्रांसपोज नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं नंबर्स का कोई भी ट्रांसपोज नहीं होता है। अब यहाँ पर केवल 8 लिखा है तो इसका आपको क्या ट्रांसपोज, ना ही इसमें कोई रो है और ना ही कोई कॉलम है, तो के तो ऐसा ही रहेगा, बस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको कोई एक ऐसा अवयव दिया है जिसमें किसी अचर का गुणा किया जाना है और गुणा करने के बाद में उसका ट्रांसपोज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए और जो उसका परिवर्त आएगा उसमें उसी अचर से गुणा कर दीजिए, उत्तर दोनों तरह से समान आएगा। अब इसी तरह हमारा जो तीसरा नियम है वो क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। यानी अगर आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं और उन दोनों को आपको जोड़ करके उनका परिवर्त निकालना है, तो आप एक तो तरीका ये है, इस तरह कर सकते हैं, यानी दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करें और ऐड करके उनका ट्रांसपोज निकाल लें, या दूसरा तरीका पहले का ट्रांसपोज निकालिए, दूसरे का ट्रांसपोज निकालिए और दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। यानी दो तरीके आपके पास क्या है, ए का ट्रांसपोज लीजिए, बी का ट्रांसपोज लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, या फिर ए को लीजिए, बी को लीजिए, दोनों को ऐड करिए और उसके बाद में उनका ट्रांसपोज निकालिए। दोनों तरह से आंसर हमारा समान आएगा। तो ये हो गई आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं अपने चौथी प्रॉपर्टी पे। जिस तरह यहाँ पर हम दोनों को जोड़ करके उसका ट्रांसपोज करते हैं और उनका अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ते हैं तो उत्तर बराबर आता है, इसी तरह यहाँ पर अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और दोनों का गुणा करके उसके बाद में उनका ट्रांसपोज करना है, यानी एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उनको ट्रांसपोज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, बी का ट्रांसपोज लीजिए, ए का ट्रांसपोज लीजिए, दोनों को गुणा कर लीजिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ए गुणे बी आप करेंगे, यानी पहले मैट्रिक्स ए होगा, फिर जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसे हम बी मानेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करके हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। लेकिन जब इस स्थिति में आप अलग अलग दोनों का ट्रांसपोज करेंगे तो करना तो आपको दोनों का ट्रांसपोज है, चाहे पहले ए का करिए चाहे बी का, मतलब किसी का भी निकाल लीजिए तो आप निकाल लेंगे। लेकिन जब आपको गुणा करना होगा तो हमेशा बी आगे और ए को पीछे रखना होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स का गुणा होता है वो ए को आगे बी को पीछे रख के निकालेंगे तो, और बी को आगे और ए को पीछे रख के निकालेंगे तो दोनों स्थितियों में उत्तर बदल जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, क्रम विनिमय नहीं होता, यानी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इस वजह से अगर आपने गलती से ए को आगे और बी को पीछे, यानी ए के ट्रांसपोज को आगे और बी के ट्रांसपोज को पीछे रख दिया तो उत्तर हमारा गलत हो जाएगा, बदल जाएगा। देखा गया है कि जब इन दोनों का गुणा किया जाता है, गुणा करके इनका ट्रांसपोज किया जाता है, तो पहले बी का ट्रांसपोज आपको लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर दोनों को गुणा करेंगे तो उत्तर एक ही समान आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं था, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और इसके सारे गुणधर्म क्या होते हैं, किस तरह इसके चारों गुणधर्म को हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। हाँ तो बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम ट्रांसपोज ऑफ ए को कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया 2x2 मैट्रिक्स का। अब आइए हम देखते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स से समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए असल में क्या होता है और किस तरह निकलता है। फिर इसके बाद में आपके क्वेश्चंस में जब आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी तो वहाँ पे बहुत से हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना होगा। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ ए को ए डैश या फिर ए के ऊपर टी से डिनोट किया जाता है। अब हम ब्रैकेट लगा लेते हैं और एक एक करके, चाहे आप रो को कॉलम बना दीजिए चाहे कॉलम को रो बना दीजिए। तो हम पहले रो को
इधर कॉलम बनाना है या फिर कॉलम को ऐसे रो बनाना है। तो इधर आपकी हम रो ले लेते हैं और इसे हम क्या करेंगे, कॉलम में बदल लेंगे। तो पहले आपकी रो क्या है, -2, फिर इसके बाद -6 इधर बगल में है तो इधर हमें नीचे लिखना है। फिर उसके बगल में 12 है तो यहाँ पे हमें उसके नीचे 12 लिखना है। इसी तरह अगली रो क्या है, 4, 12 और -24, तो 4 और 12 क्या है इसके बगल में है तो हमें यहाँ पर नीचे लिखना है, और -24 12 के बगल में है तो -24 को हमें इसके नीचे लिखना है। फिर 5, 15 और -30, 5, 15, -30। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी रो हैं वही यहाँ पर कॉलम है, ठीक है। तो बस हमारा जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो तैयार है। अब क्रॉस चेक आप ऐसे कर सकते हैं कि इस रो को हमने कॉलम बनाया था, अब हम देखते हैं कि क्या जो हमारे कॉलम थे वो हमारी रो बन गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉलम में क्या है, -2, 4, 5, तो यहाँ पे यही रो बन गया है, -2, 4, 5। अगला कॉलम क्या है, -6, 12, 15, तो हमारा अगला कॉलम रो क्या बन गया है, -6, 12, 15। यहाँ पर कॉलम था लास्ट वाला 12, -24, -30, तो यहाँ पर लास्ट रो बन गई है 12, -24 और -30। तो इस तरह से आप बच्चों समझ गए होंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से निकाला जाता है। अब ये आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूज़फुल टॉपिक है और हल्का सा कंफ्यूजिंग है। आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से घुमाना है और आपको हर अंक को ध्यान से एक एक करके लिखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक बार में पूरी रो को याद करके पूरे कॉलम में बदल लेना है। अगर आप एक एक देखेंगे, -2 यहाँ लिख लिया, अब -6 कहाँ लिखें, तो आपको समझने में कन्फ्यूज़न होगी। या तो आप पूरी रो को याद करें, इतना -2, -6, 12 है तो हम इसे ऊपर नीचे लिख दें, या फिर दूसरा तरीका है, आप यहाँ देखिए कि यहाँ इसके बगल में है तो अगली बार यहाँ इसके नीचे होगा, उसके बगल में 12 है तो ये 12 -6 के नीचे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स सीखते हैं कि ट्रांसपोज में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, आइए हम समझते हैं कि हमारे सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, यानी जिन्हें हम इंग्लिश में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं। हम समझते हैं एक एक करके। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँ कि जिन भी बच्चों को 12th के बाद में BSc MSc करनी है, आपको ये चीज़ें वहाँ तक काम देती रहेंगी। एक तो आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर, और उसके बाद में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस और रिलेशंस, ये चैप्टर आपका बहुत ही यूज़फुल है। आपको ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में आपको ये मिलेगा, तो अच्छे से समझिए ताकि आपको वहाँ पर पढ़ने में आसानी हो। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स के जब रो को कॉलम और कॉलम्स को रो बना दिया जाता है तो हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिलता है। अब उसी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह हो कि हम उसका ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने पर हमें फिर से वही मैट्रिक्स हमारा मिल जाए, तो उसी को सिमेट्रिक या सममित मैट्रिक्स कहते हैं, यानी सममित आव्यूह या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वास्तव में सिमेट्री क्या होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि आपके दोनों हाथ हैं। अब ये दोनों हाथ क्या हैं, या आपका जो शरीर है, अगर आप यहाँ बीच से एक लाइन अपने पूरे शरीर में खींचें तो क्या होता है, जो भी चीज़ आपके शरीर में दाईं तरफ पाई जाती है बिल्कुल वैसे ही बाईं तरफ पाई जाती है, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को छोड़कर। जैसे कि आपका जो हृदय होता है, दिल जिसे कहते हैं, वो लेफ़्ट साइड में पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे ही कुछ चीज़ें होती होंगी जो राइट साइड में पाई जाती होंगी। लेकिन जो एक्सटर्नल है हमारी बॉडी, उसमें क्या होता है, जैसी आँख इधर है वैसी इधर है। नाक का जो बीच से लाइन खींचेंगे तो दोनों पार्ट्स अलग अलग, ऐसे ही कि लिप्स में क्या होगा, आधा इधर बढ़ जाएगा आधा इधर, और दोनों क्या होते हैं एक ही जैसे। वैसे ही हमारे दोनों हाथ हैं, अगर हम इनको ऐसे आपस में जोड़ें तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठ जाते हैं। तो ये इसी को हम सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ दो टुकड़ों में बांटी तो जो दोनों टुकड़े हैं वो आपस में देखने में बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। तो अब आपने क्या किया, अगर किसी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स आपके पास A था और उसका आपने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद भी आपको वही मैट्रिक्स फिर से मिल गया,
तो इसी को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, या फिर हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव, यानी दोनों अवयव क्या है, समान है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सममित अवयव का, जैसे कि a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है √3 2 3 2 3 -1.5 -1 -1 एंड 1, ये आपका एक अवयव दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, पहले हम इसी वक्त विषम सममित अवयव या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसे इरेज करके आपको अच्छे से दिखाएंगे कि किस तरह से जो आपका सिमेट्रिक अवयव होता है उसको ट्रांसपोज करने पर फिर हमें वही मिल जाता है, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है, इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसी तरह जो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनमें क्या होता है, या विषम सममित अवयव जो होते हैं उनमें अगर आप कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास कैपिटल A, उसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, आपके पास -a आ जाएगा, यानी हमें वही मैट्रिक्स तो प्राप्त होगा लेकिन ऋणात्मक रूप में, यानी उसके ऊपर क्या होगा, उसके आगे माइनस लगा होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर विषम सममित अवयव। तो आइए समझते हैं इनको इनके एग्जाम्पल्स से। हाँ तो बच्चों, हमारे सममित अवयव और विषम सममित अवयव दोनों के एग्जाम्पल्स रेडी हैं। तो आइए हम समझते हैं कि सममित अवयव किस तरह से होते हैं और विषम सममित किस तरह से होते हैं। तो देखिए, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। अब इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे यानी इसकी रोज को कॉलम में बदलेंगे तो क्या होगा, पहले तो हम यहाँ पर पहले से ही ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब हमारी जो पहली रो है उसमें क्या है, √3 2 3, तो इस रो को हम कॉलम में सेट कर लेंगे, √3 2 3, पहला कॉलम तैयार। फिर दूसरी रो क्या है, 2 -1.5 -1, तो 2 -1.5 -1, इसके बाद 3 -1 1, इसे यहाँ सेट करेंगे 3 -1 1। अब आप देखते हैं कि आपको यही मैट्रिक्स दोबारा मिल गया, यहाँ पे भी वही रो है, यहाँ भी वही रो है, यहाँ भी वही रो और तीसरी रो भी कॉमन है। इसी तरह हम देखेंगे कि सारे हमारे जो कॉलम्स हैं वो भी कॉमन हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह का जादू है जिसमें आपने एक मैट्रिक्स को कि रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, फिर भी हमको वही मैट्रिक्स दोबारा प्राप्त हो गया। तो इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित अवयव पर। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ये आपका एक अवयव दिया है, अब इसकी रो को हमें कॉलम बनाना है। ये आपकी रो है 0EF, इसे कॉलम में बदल दीजिए 0EF। दूसरी रो क्या है, -E 0 और G, इसे बदल दीजिए -E 0 G में। और ये तीसरी रो है -F -G 0, यहाँ लिख दीजिए -F -G और 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों अवयव एक ही जैसे हैं, बस क्या था, जहाँ पर यहाँ माइनस लगा था वहाँ यहाँ प्लस है, और जहाँ ये प्लस में था वहाँ पे यहाँ माइनस है। अब 0 को आप मत देखिएगा क्योंकि 0 में क्या होता है, 0 के आगे हम ऋणात्मक या धनात्मक नहीं लगा सकते। 0 ना ही ऋण पूर्णांक है ना धन पूर्णांक है, ये क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है और नॉन पॉजिटिव होता है, ना ही नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर +E था +F था, यहाँ -E -F, यहाँ +G था और -E था, यहाँ पर +E और -G, यहाँ पर F और G दोनों माइनस थे, यहाँ F और G प्लस हो गए। तो ये क्या हो गया, अगर हम देखें तो ये -B के बराबर आ गया, यानी अगर हम B के आगे माइनस लगा दें और इनके अंदर के सब तत्वों में माइनस लगाएं तो 0 में माइनस लगाएंगे तो वो कुछ भी बदलेगा ही नहीं, 0 ही रहेगा। इन दोनों में माइनस लग जाएगा,
यहाँ पर पहले से लगा है, एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 0 के आगे माइनस कोई काम नहीं करेगा, जी में माइनस लग जाएगा। यहाँ पर माइनस पहले से था तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह ये क्या था, ये हमारा टोटली ए के बराबर था। तो जब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालें और वो हमें ए के बराबर मिल जाए, यानी हमें अपने इनिशियल जो हमारा अवयव जिसको हमने क्वेश्चन में लिया था उसी के बराबर मिल जाए, तो हमारा अवयव क्या होता है, सममित होता है या फिर सिमेट्रिक होता है। और जब माइनस ए यानी हमारे मैट्रिक्स तो हमें मिल जाए लेकिन उसमें हमें माइनस एक्स्ट्रा मिल जाए, यानी माइनस लगाना पड़े, तो क्या होता है, वो विषम सममित अवयव होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे डायरेक्ट हमें अपनी एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच जाना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में हम पहुंच जाएंगे अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट पर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए थैंक यू।